जब मैं होटल पहुंचा, दोपहर ढलने लगी थी। लाउंज खाली पड़ा था। वह अपने कमरे में ही होगी, मैंने सोचा। इस बार रिसेप्शन काउंटर पर किसी ने मुझे नहीं रोका और मैं सीधा सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिन के समय भी सीढ़ियों पर अंधेरा था। जीने के हर घुमावदार मोड़ पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पहली मंजिल पर एक छोटा सा बार दिखाई दिया जहां उन्होंने पर्दे उठा दिए थे। समूचे होटल में वही एकमात्र कोना था जहां दिन का सफ़ेद आलोक चोरी छिप चुप के भीतर सरक आया था। दूसरी मंजिल पर आकर मैं ठिठक गया। दोनों तरफ एक लंबा गलियारा था। आमने सामने कमरे थे जो एक लंबी कतार में आखिर तक चले गए थे। हर कमरे के दरवाजे के ऊपर एक बत्ती टिमटिमा रही थी। चारों ओर एक बासी सी गंध थी। लगता था बरसों से बाहर की ताज़ी हवा भीतर ना आई हो। कभी कभार नीचे की मंजिल से दरवाज़ा खुलने का या बंद होने की आवाज़ सुनाई देती थी। रेडियो की एकाध कटी हुई आवाज़ या पंप के खुलने का दबा सा स्वर, फिर सब खामोश हो जाता था। आपको कौन सा नंबर चाहिए? मैं तनिक चौंक सा गया। नीली पोशाक में एक लड़का सामने खड़ा था। हाथ में एक ट्रे थी जिस पर कुछ बोतल और गिलास रखे थे। मैंने नंबर बताया। कमरा गलियारे के सिरे पर था। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ, उसने कहा। नहीं, मैं चला जाऊँगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और जिस ओर उसने इशारा किया था उस ओर चलने लगा। कमरा मिलने में कठिनाई नहीं हुई। 2 दरवाजे थे। बाहर का आधा खुला था, आधा बंद। भीतर का पूरा बंद था, लेकिन की होल पर ताली लगी थी। वह शायद उसे भीतर ले जाना भूल गई थी। भीतर निपट शांति थी। मैंने दस्तक दी और प्रतीक्षा करने लगा। मुझे डर था वह सो न रही हो, लेकिन इसकी चिंता ज्यादा नहीं थी। मैं बाहर निश्चिंत था और मुझे जल्दी नहीं थी। की होल में चाबी देखकर मुझे तसल्ली सी हो गई थी कि वह कमरे में ही है। उसने दरवाज़ा खोला। कुछ देर बाद उसका सिर दरवाजे की ओट से बाहर आया। पहले क्षण मुझे भ्रम हुआ कि मैंने किसी गलत कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। उसके चेहरे को मैंने इतने पास से नहीं देखा था, वह भी गलियारे के पीछे धुंधलके में। या शायद यह भ्रम उसके बालों को लेकर हुआ था। वे अब खुले नहीं थे जैसा मैंने उन्हें सड़क पर देखा था। चारों तरफ क्लिप लगे थे जिसके कारण पूरा चेहरा अजनबी सा लगता था। आप भीतर आ जाइए, उसने कहा। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन मैं एक क्षण तक अनिश्चित सा खड़ा रहा। आ जाइए, उसने फिर कहा। दरवाजे के पीछे से मैं भीतर चला आया। कमरे के बीच एक छोटी सी गोल मेज थी जिस पर कट ग्लास की एशट्रे रखी थी। एशट्रे के किनारे पर एक सिगरेट जल रही थी। पास ही मेज पर प्राग का नक्शा खुला पड़ा था। बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। दरवाजे के दूसरी तरफ से उसका स्वर सुनाई दिया। उस समय पहली बार मुझे पता चला कि वह 2 कमरों का सूट था। वह दूसरे कमरे से बोल रही थी। बीच में सिर्फ एक पर्दा लटक रहा था। आप सो रही थी? मैंने पूछा। मैं कोशिश कर रही थी। दूसरे कमरे से उसकी हंसी सुनाई दी। मुझे डर था आप किसी भी समय आ जाएंगी। मीता कहाँ है? वह स्केटिंग रिंक में होगा। अकेला गया है? नहीं, साथ वाले कमरे में एक चेक परिवार है, उनके बच्चों के साथ। वह इतनी जल्दी अपने दोस्त बना लेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। पर्दा उठाकर वह भीतर चली आई। उसने बालों से क्लिप उतार दिए थे। ब्लाउज पर एक लंबा स्लेटी रंग का कार्डिगन पहना था। सुबह की थकान अब चेहरे पर नहीं थी। कानों में बहुत छोटे टॉप्स थे जो सुबह मैंने नहीं देखे थे।
उसने ऐश ट्रे से सिगरेट उठा ली। यह आपकी लीपा है, उसने हंसते हुए कहा। वह सुबह से पी रही हूँ। आप बहुत पीती हैं। डिब्बी लगभग खाली हो चुकी थी। नहीं, ज़्यादा नहीं। वह अब भी खड़ी थी। जब घर में होती हूँ तब बहुत कम पीती हूँ, लेकिन सफ़र के दौरान मुझसे नहीं रहा जाता। आप कुछ पिएंगे? हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। क्या स्केटिंग रिंक यहाँ से बहुत दूर है? 3-4 किलोमीटर। हम ट्राम से जाएंगे। बाहर बर्फ गिर रही है, उसने पूछा। इस वक्त नहीं। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन यहाँ का मौसम बदलता रहता है। मैं सोचती हूँ हम जाने से पहले थोड़ी सी शेरी ले सकते हैं। मैं वियना से लाई थी, अभी तक वैसी ही पड़ी है। उसके स्वर में बच्चों का सा आग्रह था। कमरे में ही बेसिनी थी। वह 2 ग्लास धोने लगी। तो दोस्तों देखिए, छोटे छोटे डिटेल्स इस उपन्यास के, ये जो वर्णन है कमरे में दस्तक देने का, उसके चेहरे का, उसके बालों के बंधे होने का और सब कुछ, एक अंदाज़ा सा लग रहा है कि डेफिनेटली एक गाइड ये सब कुछ देखता है, लेकिन यहाँ प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा कुछ हो रहा है। मेरा मकसद केवल उसकी ओर इशारा करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम इसके बारीक वर्णनों में मनुष्य का मनोविज्ञान और उसकी भावनात्मक खोहों तहों को समझें और खंगालें। सुनने के लिए धन्यवाद।